तो उसमें लगभग आपको 3 लाख रुपए तक का डिस्काउंट मिल सकता है। इतने ग्राउंड क्लियरेंस के भी इश्यूज आते नहीं है जितना लोगों को लगता है कि आते हैं। बेचारी की 1000 यूनिट से भी कम बिक रही है ना। तो एक मेरे को बहुत ही बुरा लगता है, अच्छी अच्छी डीजल ऑटोमेटिक गाड़ियां बची हैं, उन दोनों में एएमटी आता है। बेस वेरिएंट जो है वो काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है। तो जीडीआई इंजन में जो कार्बन डिपॉजिट वगैरह होता है उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। आप ये चीज कभी भी रोड पे नोटिस करना कि क्रेटा में अगर 5 लोग बैठे हो और बूट में लगे जो तो पीछे वाला सस्पेंशन काफी दब जाता है। तो हेलो दोस्तों, आज हम ऐसी गाड़ियों के बारे में बात करेंगे जो आपको एक तरीके से कह लीजिए मार्केट में उनकी इमेज उतनी अच्छी नहीं है, या फिर कह लीजिए कि जो उनके कॉम्पिटिटर्स हैं उनके पीछे लोग ज्यादा ही भागते हैं। तो ये गाड़ियां थोड़ी सी अंडररेटेड रह जाती हैं। अंडररेटेड में जो है आपको स्टार्टिंग में फायदा मिलेगा। कैसे फायदा मिलेगा? एक चीज ये कि इनका ओवरऑल जो प्राइस होता है वो कंपनी थोड़ा सा कम रखती है ताकि लोग और अट्रैक्ट हों। दूसरी चीज ये कि इन गाड़ियों में आप ज्यादा आसानी से डिस्काउंट पा पाओगे। इस वजह से क्या होता है कि आपका जो प्राइसिंग है स्टार्टिंग में, जो अपफ्रंट प्राइसिंग है जो स्टार्टिंग में आप पे कर रहे हो वो कम हो जाती है। अब इन गाड़ियों में बस आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर आपको 3-4 साल के लिए ही गाड़ी रखनी है और आपका प्लान है तुरंत बेचने का, तो हाँ ये हो सकता है कि इनकी रीसेल वैल्यू थोड़ी सी कम हो। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में रख रहे हैं गाड़ी 8-9 साल 10 साल, तो फिर उसमें आपको अगर अपफ्रंट में ही जो है वो कम प्राइसिंग लग गई तो क्या आपकी दिक्कत है? आपको डिस्काउंट लंबा चौड़ा मिल गया, आप अपने आराम से गाड़ी चलाओ और अपने आराम से जो है वो इन गाड़ियों को यूज करो। अब इन गाड़ियों की मैं आपको यूएसपीज बताऊंगा, कुछ ऐसी खूबियां इन गाड़ियों में जो इनके कॉम्पिटिटर्स में नहीं है और आपको सीरियसली इनको कंसिडर करना चाहिए उन चीजों की वजह से। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैं आपका होस्ट सुयश, आप देख रहे हैं ड्राइव टाइम एंड लेट्स सी कौन सी ऐसी अंडररेटेड गाड़ियां हैं जिनको उतनी इज्जत मिल नहीं रही है मार्केट में जितनी उनको मिलनी चाहिए। तो हम प्राइस के हिसाब से एक तरीके से इनको डिवाइड कर लेंगे और जिस भी प्राइस ब्रैकेट में आपको जाना हो आप, मैं यहाँ पे आपको चैप्टर कोड्स छोड़ दूंगा, आप वहां पे जाके सीधे देख सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद थोड़ा सा आपका 20 लाख रुपए के ऊपर से। तो वहां पे जितनी भी मैंने गाड़ियां चलाई हैं उसके अकॉर्डिंग मेरे को ऐसा लगता है जो गाड़ी कम बिक रही है या फिर जो है कम बिकती आई है और आपको उसमें एक प्रीमियम एक्सपीरियंस चाहिए, वो आप कंसिडर कर सकते हो जीप कंपस या जीप मेरिडियन। तो देखिए, हाँ मैं जानता हूँ पुरानी हो गई हैं, हाँ मैं जानता हूँ कि उतने में उस पर्टिकुलर प्राइस में उतने फीचर्स नहीं आएंगे जितना एक्सयूवी हैरियर वगैरह में आ जाएंगे, लेकिन थिंक ऑफ इट इन ए डिफरेंट वे। कभी आप ये चीज नोटिस करी है कि जो फिल्म स्टार्स हैं जो अभी इतने पॉपुलर नहीं हुए हैं उनके पास आप नोटिस करना जीप कंपास होगी। ठीक है, उसका रीजन और भी होते हैं लेकिन मेन रीजन, जैसे जब आप जीप कंपास चलाओ और अगर आप जो है एंट्री लेवल लग्जरी गाड़ियां चलाओ, ठीक है, तो आपको हाई स्पीड स्टेबिलिटी में जो कॉन्फिडेंस मिलेगा, जो ओवरऑल इंसुलेशन गाड़ी की है, जो ओवरऑल जिस तरीके से सस्पेंशन काम करता है, वो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि इस पर्टिकुलर प्राइस रेंज की गाड़ियों के जैसी है। वो आपको ऐसा लगेगा कि वो आप एंट्री लेवल हाई एंड लग्जरी गाड़ियां चला रहे हो। ये कंपास और मेरिडियन की खासियत है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि इनका जो सस्पेंशन है इसमें लगे हैं एफएसडीज, फ्रीक्वेंसी सिलेक्शन डैम्पर। अब कहने को इसमें स्टेज 1 के एफएसडीज लगे हैं। एक्सयूवी 700 जब आई थी तो उन्होंने ये चीज बोली थी कि एक्सयूवी में स्टेज 2 लगे हैं, तो कंपास के इन थ्योरी आपको लगेगा कि स्टेज 1 ही है, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल में ये चीज देखोगे कि किसके सस्पेंशन ज्यादा अच्छी तरीके से बिहेव करते हैं ओवरऑल, तो हमेशा कंपास के ही ज्यादा करेंगे। कि जैसे आप जो है कॉर्नरिंग कर रहे हो, आप हाई स्पीड कर रहे हो तो ज्यादा अप एंड डाउन मूवमेंट नहीं हो रहा है गाड़ी में, और इसके साथ साथ जब कोई एकदम से बड़ा गड्ढा आता है तो वो सस्पेंशन बॉटम आउट भी नहीं करता और बहुत ज्यादा आवाज भी नहीं करता, जो चीज एक्सयूवी 700 में है। दूसरी चीज ये, अगर आप हैरियर से कंपेयर करें तो रियर आपका इंडिपेंडेंट मिल जाएगा, तो वो तो क्लियरली जो है एक बहुत ही ज्यादा सोफिस्टिकेटेड सस्पेंशन है। मेरिडियन में और कंपास में आपको इस टाइम जो है अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा, तो वो भी चीज बहुत अच्छी है। लेकिन हाँ, आप ये जरूर ध्यान रखना कि आपके सिटी में उनका सर्विस सेंटर होना चाहिए। अगर बहुत दूर है तो जो है आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। अब मैंने ये चीज नोटिस करी है कि सिट्रोएन और जीप के सर्विस सेंटर कंबाइन हो रहे हैं। ठीक है, तो अगर उस तरीके का भी आपका हिसाब किताब वहां पे है आपके शहर में तो आप इनको जरूर कंसिडर करिए और इसमें अच्छा खासा डिस्काउंट मांगिए। अब उन लोगों के लिए मैं गाड़ी आपको बताता हूँ। आप जो है लेट्स से क्रेटा लेने वाले हो, ठीक है, तो क्रेटा के जो लोअर वेरिएंट्स हैं और मिड वेरिएंट्स हैं वो बहुत वैल्यू फॉर मनी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप क्रेटा के टॉप एंड पे जा रहे हो तो एक बार आप जो है अल्कजार जरूर देखना। पहली चीज ये कि अगर आपके शहर में या फिर आपके अराउंड अल्कजार का प्री फेसलिफ्ट मॉडल आप पड़ा है तो उसमें लगभग आपको 3 लाख रुपए तक का डिस्काउंट मिल सकता है इस टाइम। तो वो अगर जो है आपके पहले के लॉट पड़े हैं उसमें आप बहुत बड़ा डिस्काउंट ले सकते हो, और वो गाड़ी 3 लाख के बाद तो इतनी कम हो जाएगी कि आपके क्रेटा के भी नीचे दाम में आ जाएगी।
उससे बड़ी गाड़ी विद लॉट ऑफ बूट स्पेस। अब हम कर लेते हैं नई वाली अल्काजार की बात। तो ये भी एक जो है प्रॉपर 7 सीटर नहीं है, उस हिसाब से मैं नहीं कह रहा हूँ आपको कि आप इसको ले लो। लेकिन अब बात आ जाती है कि ओवरऑल दूसरी क्या चीजें हैं। पहली चीज ये कि आप जब 18-19 लाख रुपए से ऊपर जाते हो तो आपको एक चीज ये रहती है कि हार्ड प्लास्टिक्स क्रेटा के थोड़े से इंटीरियर अजीब लगने लगता है। जो बेस मॉडल में एक तरीके से कलर पैलेट है वही टॉप मॉडल में है। अल्कजार की एकदम से आपको बैठते ही फील होगा ब्राउन इंटीरियर्स की बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रहे हैं देखने में, पहली चीज। दूसरी चीज ये क्योंकि उसका व्हील बेस बड़ा है, इस वजह से क्या है जो एंटायर बॉडी है वो भी थोड़ी स्टिफ एनफ करी गई है, तो उसकी टॉर्शनल रिजिडिटी बेटर करी है, उसकी वजह से जो गाड़ी का सेफ्टी है वो भी बेटर है क्रेटा से। और तीसरी चीज ये कि क्योंकि अल्काजार का जो पीछे रियर सस्पेंशन है वो 7 लोगों की तरह से डिजाइंड है, तो वो 5 लोग बैठाने पे भी उतना सैग नहीं करता, मतलब उतना धसता नहीं है जितना क्रेटा का धस जाता है। आप ये चीज कभी भी रोड पे नोटिस करना कि क्रेटा में अगर 5 लोग बैठे हो और बूट में लगे जो तो पीछे वाला सस्पेंशन काफी दब जाता है, वो चीज आपको अल्काजार में नहीं मिलेगी। तो अगर आप 5 लोग बैठा के चल रहे हो तो आप अल्काजार देखना। और क्रेटा का जो बूट है वो भी शैलो है, तो उस वो उतना यूजेबल नहीं है पार्शियल शेल्ड के नीचे। तो अगर आपको बूट स्पेस मिल ही रहा है तो क्या दिक्कत है। ठीक है, तो आपका मोर प्रीमियमनेस हो गई, आपका उसी तरीके का 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन हो गया, वो भी बढ़िया है। और तीसरी चीज जो है वो आपका रियर सस्पेंशन का जो बिहेवियर है वो भी बेटर हो गया क्रेटा से। तो सिमिलर दाम में अगर आपको मिल रहा है तो क्या दिक्कत है। जो मेनली क्रेटा और सेल्टॉस के टॉप एंड वायर्स हैं, जिनको उस तरीके का लेआउट पसंद है, उस तरीके के फीचर्स, उस तरीके का सिस्टम पसंद है जहां पे इलेक्ट्रॉनिक्स की रिलायबिलिटी अच्छी है, वो इस पे जा सकते हैं। इसके नीचे जो कॉम्पैक्ट एसयूवी वाला सेगमेंट है उसमें देखिए ऑलमोस्ट सारी गाड़ियां अच्छी खासी बिकती हैं, लेकिन एक गाड़ी का मुझे पर्टिकुलर वेरिएंट वो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हाँ इसको ज्यादा बिकना चाहिए, विच इज एमजी एस्टर का बेस वेरिएंट। अब उसका बेस वेरिएंट जो है वो काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है उसके फीचर्स के हिसाब से। ठीक है, और दूसरी चीज ये कि आपको एक फीलिंग भी आती है कि आप बहुत बड़ी गाड़ी में बैठे हैं। और सबसे मेन चीज ये कि आप इसको जो है अगर बहुत ज्यादा चलते हो तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसके इंजन में स्मूथनेस है, वो सब चीजें हैं, रिफाइनमेंट है, जो ओवरऑल गाड़ी का इंसुलेशन है वो बहुत अच्छा है, जो सेफ्टी है वो वर्ल्ड क्लास है, क्योंकि ये एक तरीके से ग्लोबल प्रोडक्ट है। लेकिन ये ना भागती है बहुत ज्यादा और ना जो है वो इसका एवरेज अच्छा है। तो अगर आप इस तरीके के हैं कि आपको माइंडसेट आपका ऐसा है कि आपको लंबी गाड़ी रखनी है, पहली चीज। दूसरी चीज, गाड़ी में रैटल्स बहुत ज्यादा डेवलप ना हो, और इंटीरियर आपको जो है वो बहुत ज्यादा प्लस चाहिए, कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में ना ज्यादा पैसे खर्च करे हुए, तो कभी कभी आप गाड़ी निकालते हैं बाहर तो आप एमजी एस्टर का बेस मॉडल जरूर देख सकते हैं। अब देखिए एक बहुत ही जो है वो शौक की बात है कि कोई भी 7 सीटर, प्रॉपर 7 सीटर की मैं बात कर रहा हूँ, 20 लाख से नीचे ऐसी नहीं है जो प्रॉपर 5 स्टार रेटेड हो। समझ लीजिए अगले साल से हो सकता है आपको मिल जाए, लेकिन इस साल तक जो है अभी नहीं है। और क्रेटा और एक्सेल 6 की जो ओवरऑल सेल्स हैं वो बहुत ज्यादा है कैरन से। तब भी मैं स्टार्टिंग से ये चीज बोलता था, लोग कहते थे कि अर्टिगा के जो है वो 2 एयरबैग के साथ 3 स्टार आए और इसके 6 एयरबैग के साथ भी नहीं आए। नहीं कंपेयर करना चाहिए दोनों को, क्योंकि जैसे ही सेफ्टी स्टैंडर्ड्स चेंज होते हैं वैसी रेटिंग चेंज होती है। अब देख लीजिए आप क्या हुआ, जो नई रेटिंग है उसमें कैरेंस को 3 स्टार मिल गए थोड़े से चेंजेस करने के बाद, लेकिन आपका अर्टिगा का 1 ही स्टार रह गया, है ना। तो आज भी एक्सेल 6 और अर्टिगा बहुत बिक रही हैं, मैक्सिमम टैक्सी वगैरह में बिकती हैं, और एक्सेल 6 में तो कम से कम 6 एयरबैग्स हो जाने चाहिए। मतलब ये बहुत ही दुख की बात है कि अभी तक उसमें नहीं है। तो इस वजह से आपको कैरेंस इस पर्टिकुलर सेगमेंट में ले लेनी चाहिए। थोड़ा सा मान लीजिए आपका 2 किलोमीटर पर लीटर का आपका एवरेज ओवरऑल थोड़ा सा कम पड़ेगा, लेकिन उसमें आपको एक डीजल मॉडल में मिल जाता है। बस मैं ये चाहता हूं किया से कि उसके 1.5 एनए के साथ एक आईवीटी अगर दे देते ना तो वो बहुत ही आसान होता ऑटोमेटिक वाले को ढूंढने के लिए। अगर आप उसका डीसीटी ले सकते हैं तो आप ले लीजिए, थोड़ा सा वो आपको लगेगा कि हाँ बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है, लेकिन एज ए गाड़ी वो अर्टिगा एक्सल 6 से काफी बेटर है, स्पेशली इंसुलेशन में। इंटीरियर फिट एंड फिनिश भी जो है उसकी काफी बेटर है, और आपको बताइए कि फीचर्स थोड़े से ज्यादा हैं। जो ओवरऑल फील है गाड़ी की वो अपने कॉम्पिटिटर से तो ज्यादा ही प्रीमियम है। तो जो डिफरेंस है सेल्स में वो इतना नहीं होना चाहिए, कैरेंस थोड़े से और लोग लें तो ज्यादा सही रहेगा। अच्छा, अगर हम वेरिएंट की बात करें तो एक और मेरे को गाड़ी का वेरिएंट ऐसा लगता है जो थोड़ा सा कम लोग देखते हैं या फिर थोड़ा सा कम लोग सोचते हैं। अगर आपको एक डीजल ऑटोमेटिक गाड़ी लेनी है, ठीक है, और आपका मैक्सिमम रन जो है वो शहर के अंदर है, और दूसरी चीज ये कि आप मे भी आपका हिली एरियाज में रन है या फिर आपका विलेज की रोड्स पे रन है, तो सोनेट डीजल टॉर्क कन्वर्टर उससे अच्छा जो एक्सपीरियंस है डीजल ऑटोमेटिक का वो किसी में नहीं आएगा इस सेगमेंट में। उसका बहुत ही बड़ा रीजन ये है कि जितनी भी
अच्छी डीजल ऑटोमेटिक गाड़ियां बची हैं, जैसे नेक्सॉन हो गई, जैसे 3XO हो गई, उन दोनों में AMT आता है। अब वो टर्बो पेट्रोल के साथ कितनी अच्छी तरीके से भी कैलिब्रेटेड हो, बट बट वो टॉर्क कन्वर्टर वाली बात नहीं आएगी। और सोनेट का पावर टू वेट रेशियो भी बहुत ज़्यादा है, जो टॉर्क है उसके वेट पे वो बहुत ज़्यादा फील होता है, और वो मतलब एक तरीके से निम्बल शहर में एकदम काटती हुई चली जाती है डीजल ऑटोमेटिक गाड़ी। तो वो फन और प्लस उस तरीके का है। अगर आपकी बहुत ज़्यादा हाईवे रनिंग है तो बात अलग है कि हाँ, आपके दिमाग में ये चीज़ आया कि मतलब एकदम टॉप नॉच सेफ्टी होनी चाहिए, लेकिन डीजल ऑटोमेटिक जो है उसका वो थोड़ा और ज़्यादा लोग लेना चाहिए मेरे हिसाब से। अब हम बात कर लेते हैं एक अंडररेटेड कंपनी की, तो उसकी तीनों गाड़ियां आपकी काफ़ी ज़्यादा अंडररेटेड हैं, वो है ऑब्वियसली सिट्रोएन। तो आपको ये तो चीज़ पता ही होगी कि इसका सस्पेंशन बहुत अच्छा है और मिसलेनियस चीज़ें, लेकिन मैं आज आपको वो चीज़ें बताऊंगा जो मे भी आपको सिट्रोएन के बारे में ना पता हो और इनकी गाड़ियों के बारे में ना पता हो। पहली चीज़ ये कि इनकी गाड़ियों के सारी गाड़ियों में 6 एयरबैग स्टैंडर्ड हो गए हैं। दूसरी चीज़ ये, इन्होंने बोला था कि हमारी अगर सेफ्टी अच्छी नहीं है तो हम गाड़ी में री करके जो है वो उसको सेफ बना चुके हैं, डिसेंटली सेफ। वो बसाल्ट में प्रूव भी इन्होंने कर दिया कि डिसेंटली 4 स्टार सेफ है ये वाला प्लेटफॉर्म। और तीसरी चीज ये कि अगर आप इनको ये चीज दिमाग लगा के सोचो कि आपने ये गाड़ी ले ली, तो इसका मतलब ये है कि आप, हाँ, रीसेल के बारे में आप उतना नहीं सोचते, आप गाड़ी लंबी रखोगे। तो लंबी रखने के हिसाब से ये जो गाड़ियां हैं ये बहुत ज्यादा रिलायबल भी रहेंगी। उसके मैं आपको 3 कारण बताता हूँ। पहली चीज ये कि इसमें बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स है ही नहीं, तो इलेक्ट्रॉनिक फेलियर जो है वो उतना आपको नहीं फील होगा इन गाड़ियों में। दूसरी चीज, इनका जो टर्बो पेट्रोल इंजन है वो है तो टर्बो पेट्रोल, लेकिन वो एक पोर्ट इंजेक्शन टर्बो पेट्रोल है, वो जीडीआई इंजन नहीं है। तो जीडीआई इंजन में जो कार्बन डिपॉजिट वगैरह होता है उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। तीसरी चीज ये कि इनका जो गियर बॉक्स है वो इन्होंने टॉर्क कन्वर्टर चूज किया है, तो वो गियर बॉक्स की कैटेगरी में भी जो है वो सबसे रिलायबल हो गई आपकी ऑटोमेटिक गियर बॉक्स में। तो ये जो ओवरऑल चीजें जब मिलती हैं, और प्लस अभी हम देख रहे हैं कि जीप और सिट्रोएन के सर्विस सेंटर्स कंबाइन हो रहे हैं, तो आप अपनी जहां पे आप रहते हो वहां पे ये चीज देखो कि क्या ये ऐसा कॉम्बिनेशन आ रहा है। तो इस वजह से क्या होगा कि उतने सर्विस सेंटर्स जो है कम भी नहीं होंगे। जो जीप के अगर कन्वर्ट हो गए, ये सब चीजें हो गया, तो सर्विस सेंटर्स भी अच्छे खासे हो जाएंगे। और सिट्रोएन ने इस तरीके की भी सर्विस स्टार्ट करी थी सबसे पहले, जिसमें वो आपके घर आके गाड़ी सर्विस कर देते थे। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है वो मेरे को सही लग रहा है अगर लॉन्ग टर्म में गाड़ी ली। और हाँ, आप सिट्रोएन की गाड़ियों में ठीक ठाक अगर थोड़े 4-5 पहले महीने का स्टॉक है तो आप अच्छी खासी इसमें डिस्काउंट भी ले सकते हैं। तो लगभग आपका जो है C3 एयरक्रॉस में 2 लाख रुपए का डिस्काउंट अभी चल रहा था थोड़ा टाइम पहले। तो आप मतलब कोशिश कर सकते हैं, डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा, तो अप फ्रंट कॉस्ट भी कम हो जाएगी, ये भी है। अब हम ऐसी गाड़ी की बात कर लेते हैं जो अंडररेटेड अभी तक तो थी और नई आने वाली है, लेकिन मुझे लग रहा है कि डिजायर की वजह से फिर भी वो अंडररेटेड तो नहीं लेकिन अंडरसेल्ड रह जाएगी। वो है अमेज। तो सिर्फ अभी नई वाली अमेज की बात नहीं करेंगे, हम ये भी बात करेंगे कि जो अभी है अमेज, उसका जो सीवीटी मॉडल है, एक तो वो उस पर्टिकुलर कैटेगरी में बाकी सब एएमटी हो गई हैं, तो आपको वहां पे सीवीटी मिल जाएगा। और अभी अगर आप पुरानी वाली अमेज लेने जाओगे, उसमें बस एक दो चीजें हैं, वो ये है कि 6 एयरबैग्स नहीं है और पीछे वाले हेडरेस्ट जो है वो एडजस्टेबल नहीं है। लेकिन वो गाड़ी आपको स्टेबल शेल वाली सारी चीजें अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक, स्मूथ एज हेल, वो आपको मिल जाएगी 10 लाख रुपए या फिर उससे नीचे नीचे अगर आपको डिस्काउंट मिल गया। तो नई वाली अगर आपको देखनी है तो आप जो है उसकी स्पाई पिक्स देख सकते हो, समझ लीजिए मिनी होंडा सिटी है वो, है ना। थोड़ा सा टच स्क्रीन वस्क्रीन बढ़िया, 6 एयरबैग स्टैंडर्ड, ये सब चीजें होंगी, लेकिन 100% उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। और अगर आप उस कॉस्ट पे जो है वो 1.2 आईवी टेक या फिर इस तरीके का वो जो 13 लाख रुपए के आसपास वाला है वहां तक आप अगर देख सकते हो तो उसके लिए वेट कर। और होंडा की मैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि बाकी दूसरी गाड़ियों के बारे में बात ना करूं। अगर आपको इवन 20 लाख रुपए तक भी शहर में चलना है, और मे भी जो है वो आपका कोई ड्राइवर चला रहा है, कुछ भी है, लेकिन जो मेन आपका यूज है वो रियर सीट का है, शहर की मैं बात कर रहा हूँ, तो होंडा सिटी से बढ़िया सीट प्लस राइड क्वालिटी का जो मिक्सचर है वो किसी गाड़ी में नहीं है। बेचारी की 1000 यूनिट से भी कम बिक रही है ना। तो एक मेरे को बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि होंडा सिटी में एक्चुअल में जो है वो लोअर वेरिएंट्स भी बहुत क्रेजी वैल्यू फॉर मनी है। एलिवेट नहीं बिक रही है उसका मैं जरूर श्रेय दूंगा उसके वेरिएंट लाइनअप में, कि नीचे जो है कुछ है ही नहीं, ना जो है आपका क्रूज कंट्रोल है ना कुछ है। लेकिन होंडा सिटी नहीं बिक रही है, वो उसका मेरे को थोड़ा सा दुख होता है। तो बता रहा हूँ आपको, अगर आपको शहर में चलना है और आराम आराम से आपको चलानी है, तो उससे ज़्यादा बढ़िया, उससे ज़्यादा रिलायबल कोई और ऑप्शन नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, 10 साल रखनी है, 15 साल रखनी है, मस्त होंडा सिटी उठा लो और थोड़ा लोअर मॉडल या मिडिल वाला मॉडल उठा लो, बहुत ही बढ़िया चलेगी। एक चीज़ आपने देखी होगी कि जिस कार में जो है कंफर्ट अच्छा हो जाता है उसमें थोड़ा बॉडी रोल आ जाता है, ठीक है, लेकिन जिस कार में बॉडी रोल वगैरह कम होता है उसका उतना कंफर्ट नहीं अच्छा होता है, बड़े बड़े गड्ढों को झेलने वाला।
ये चीज़ जो सही से मैनेज कर लेता है, वो गाड़ियाँ मेरे को बढ़िया लगती हैं। तो उसमें गाड़ी है एक, वो है पंच की बहन। पंच तो खूब सारी बिकती है, लेकिन ऑल्ट्रोज़ आपने अभी जो है रोड पे उतनी नहीं देखी होगी, क्योंकि सिंपल सा हिसाब किताब है, लोगों को एसयूवी लेनी है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जो ऑल्ट्रोज़ की स्टेबिलिटी है हाईवेज़ पे, वो बहुत ही बेटर है पंच से, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि वो गाड़ी सीएनजी हो गया, पेट्रोल हो गया, पेट्रोल ऑटोमैटिक हो गया, टर्बो पेट्रोल, इवन टर्बो पेट्रोल भी हो गया, वो सब में आती है। और डीज़ल, डीज़ल भी उसका बहुत ही सही है। अगर आप इसमें डिस्काउंट वगैरह लेने जाओगे, तो आपको मिल सकता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि पहले उसमें ईएससी स्टैंडर्ड नहीं था, तो मैं भी लोगों को बोलता था कि हाँ, ये जो है वो गाड़ी मत ही लो, क्योंकि ये इधर-उधर से घूम जाती है। लेकिन अब उसमें जैसे ईएससी स्टैंडर्ड हुआ है, मेरे को बहुत सही लगने लगी है वो गाड़ी। बस एक चीज़ मैं कैveat बताना चाहूँगा कि जो उसका सीएनजी वेरिएंट है, उसका रियर सस्पेंशन थोड़ा-सा स्टिफ किया गया है, तो उसकी हाँ, रियर सस्पेंशन की राइड क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं लगेगी आपको। लेकिन जो बाकी मॉडल्स हैं, उसमें राइड एंड हैंडलिंग बैलेंस बहुत ही बढ़िया है। और मैंने जहाँ तक नोटिस किया है कि उसमें इतने ग्राउंड क्लियरेंस के भी इश्यूज़ आते नहीं हैं, जितना लोगों को लगता है कि आते हैं। ठीक है? तो वो गाड़ी दिखती भी अच्छी है, मैक्सिमम चीज़ें उसकी जो है वो अच्छी लगती हैं, तो आप उस गाड़ी को कंसिडर कर सकते हैं। सेल्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो मुझे अंडररेटेड लगती है। लेकिन अगर आप जो है ज़्यादा लंबे टर्म के लिए गाड़ी रखना चाहते हो और थोड़ा केयर फ्री भी रहना चाहते हो अपनी गाड़ी के साथ, तो आप i20 का सीवीटी देखिए। शहर में सीवीटी जो है बहुत ही बढ़िया काम करेगा। तो उसका स्पोर्ट्स मॉडल जो है वो आपका ठीक पैसे में आ जाता है। और अगर आप उसका एस्टा लेना चाह रहे हैं और मैनुअल लेना चाह रहे थे, इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी जो है आपको 10 लाख के अराउंड मिल जाता है। तो ये भी बहुत ही क्रेजी वैल्यू फॉर मनी आ जाती है, अगर आप इसके ओवरऑल फीचर्स टू रिलायबिलिटी कॉम्बिनेशन देखा जाए तो, और प्लस सीवीटी, तो ये चीज़ बेटर रहती है बाकी दूसरे एएमटी से। तो अब हम वही बात कर लेते हैं जो हमने एस्ट्रा के टाइम पे करी थी। वो ये कि अगर आपको एक प्रीमियम गाड़ी चाहिए, जिसका इंसुलेशन अच्छा हो, जो 4 सिलेंडर हो और वो कम दाम में हो, और उसमें मैंने ये चीज़ नोटिस करी है लोगों को कि 1.5 लाख रुपए तक का डिस्काउंट मिल जाता है। वो है ग्रैंड आई10 नियोस। तो 4 सिलेंडर गाड़ी, अपना बहुत ही सही रिफाइनमेंट, आपकी जो है वो शहर वहर की रनिंग अच्छी है, तो आप उसको ले सकते हैं। दूसरा, उसमें 6 एयरबैग्स भी आ गए हैं, तो शहर के जो छोटे मोटे साइड के बम्प्स हो गए, वो सब चीज़ें हो गई, वो उसमें अच्छे से आपको प्रोटेक्ट कर लेगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि रिफाइनमेंट और ओवरऑल जो उसका इंटीरियर के फिट एंड फिनिश है, जो रैटल्स डेवलप होते हैं, वो उतने नहीं होते हैं जितना उसके कॉम्पिटिटर्स में होते हैं, जो लोअर सेगमेंट की गाड़ियां हैं। तीसरी चीज़ ये कि मैं इग्निस को भी बोल सकता था, लेकिन इग्निस में एक्चुअल में क्या है कि बाकी बहुत अच्छी चीजें हैं, मतलब उसका जो मेन चीज है वो इंजन है। लेकिन इग्निस में थोड़े बहुत रैटल्स भी हो जाते हैं, सस्पेंशन से जो है वो थोड़े लोग खुश नहीं है, और इग्निस का मेनली फेसलिफ्ट हो सकता है आ जाए, मारुति जो है दे दे, तो वही बात हो जाएगी। अगर आपने इग्निस ले ली तो तुरंत फेसलिफ्ट आ जाएगा, तो थोड़ा सा ये चीज हो जाएगी। वो भी अंडररेटेड तो है, अगर आपको अच्छे खासा डिस्काउंट में मिल जाती है, आप इग्निस भी ले सकते हो। और ग्रैंड आई10 भी ये डिस्काउंटेड रेट में आपको मिल जाए, तो ये दोनों गाड़ियां अंडररेटेड है। लेकिन एज अ ओवरऑल इंसुलेटेड प्रोडक्ट, जिसका शहर में बहुत ही अच्छा सस्पेंशन और इंसुलेशन और ओवरऑल राइड क्वालिटी काम करती है, वो है ग्रैंड आई10 नियोस। तो ये भी आप देख सकते हैं। तो ये थी मेरी लिस्ट एक अंडररेटेड गाड़ियों की। लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो आपको कैसी लगी वीडियो। आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, अगर आप पहली बार चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब टू द चैनल। आपको इसी तरीके की और वीडियोस देखनी है तो लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। सबसे मेन चीज़ ये है कि अगर आपको ये सब चीज़ें देख के भी समझ में नहीं आ रहा है कौन सी गाड़ी लें, तो आप कंसल्टेशन की जो सर्विसेज हैं वो अडॉप्ट कर सकते हैं। उसके सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।